क्लब की बालकनी में हम कुछ लोग चुपचाप बैठे सिगरेट पी रहे थे। फाल्गुन की एक खूबसूरत शाम, हवा में गुलाबी ठंडक की फुहार बिखेर रही थी। ऐसी संध्या में बरदा की भूत प्रेत वाली कहानियां भी थम गई थीं और वह गुनगुनाते हुए एक प्रेम गीत गा रहा था। यौवन के कुंज में पंछी गाते हैं। तभी सुधांशु वहां आ धमका। सुधांशु हमारा दोस्त तो था, लेकिन क्लब का सदस्य हाल ही में बना था। शायद उसका इरादा बरदा से भूत प्रेत पर बहस करने का था, जिसके लिए उसने क्लब की सदस्यता ली होगी। प्रेत योनि के बारे में इतना सख्त नास्तिक कम ही देखने को मिलता है। बरदा से नजरें मिलते ही उसका चेहरा जंग के तैयार योद्धा की तरह तन जाता था। फिर दोनों के बीच जो तर्क वितर्क शुरू होता, उसकी तुलना करने के लिए रामायण महाभारत तक जाना पड़ता। लेकिन आज मैंने गौर किया, सुधांशु की वो आग ठंडी थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था, जैसे मन के भीतर कोई बड़ा झटका लगा हो। अमूल्य ने पूछा, अरे सुधांशु, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? सुधांशु ने जवाब नहीं दिया, सीधे बरदा के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर उसकी ओर गहरी नजरों से देखता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, भाई बरदा, अपने पैरों की धूल दो। यह कहकर उसने बरदा के पैर छुए और माथे से लगाया। हम सबके मुंह खुले रह गए। ऐसा नजारा जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बरदा भी हक्का बक्का रह गया। सुधांशु का हाथ पकड़कर उसे पास की कुर्सी पर बिठाते हुए वह बोला, तुमसे माफी मांगता हूं। कल की घटना के बाद अब प्रेत योनि पर मेरा अविश्वास खत्म हो गया। फिर हम सब कल की घटना सुनने के लिए उसके चारों ओर जमा हो गए। सुधांशु कुछ देर आसमान की ओर खोया सा देखता रहा, फिर शुरू किया। पिछले 1 महीने से हमारे मोहल्ले में एक नए बंगाली सज्जन आए हैं, प्रियतोष बाबू। वो जो पुरानी माइनर स्कूल की बिल्डिंग थी, उसी को किराए पर लिया है। पीले रंग का मकान, चारों तरफ दीवारों से घिरा खाली मैदान। शायद तुमने देखा हो। पहले ही दिन प्रियतोष बाबू से मुलाकात हो गई थी। मोहल्ले में नए बंगाली आए थे, तो मैं खुद उनकी अगवानी करने गया। करीब 45 साल के शौकीन मिजाज के सज्जन पहले दिन ही मिस्त्री बुलाकर घर की छत पर रेडियो का एरियल लगवा रहे थे। मेरे साथ 2-4 औपचारिक बातें हुई। काम धंधा कुछ नहीं करते, पैसा है उनके पास। न बेटा न बीवी। 10 साल पहले पत्नी का देहांत हो गया था। तब से अपनी मर्जी से यहां वहां घूमते हैं। उससे पहले 1.5 साल गया में रहे। वहां मन नहीं लगा तो यहां चले आए। अकेले रहते हैं, फिर भी इतना बड़ा मकान लेकर क्या करेंगे, ये सोचकर तब थोड़ा अचरज हुआ था। लेकिन पहली मुलाकात में ये सवाल तो पूछा नहीं जा सकता। उनके साथ जो फर्नीचर आया था, वो भी कीमती और शौकीनाना था। लगा कि विधुर और उम्र दराज होने के बावजूद उनकी जिंदगी में ताजगी बरकरार है। फिर 2 बार उनके घर और गया। उनके स्वभाव में कुछ छोटी मोटी अजीब बातें नजर आईं। शौकीन हैं, लेकिन खाना खुद बनाते हैं। एक सूखा सा नौकर रखा है, जो दिन में काम निपटाकर अपने घर चला जाता है। उनके घर में औरतों का आना जाना नहीं, फिर भी बैठक खाना किसी तस्वीर की तरह सजा रखा है। मर्द का इतना व्यवस्थित होना देखकर यकीन नहीं होता। ये भी देखा कि जितने मिलनसार हैं, उतने खुले नहीं। बातें मधुर, लेकिन कम। बोलते बोलते या सुनते सुनते खो से जाते हैं। मैं 3 बार उनके घर गया। उन्होंने एक बार भी जवाबी दौरे नहीं दिए।
थोड़ा चिढ़न हुई। शक हुआ कि शायद वो सोचते हों कि मैं उनके पैसों के पीछे चक्कर काट रहा हूं। मैंने जाना बंद कर दिया। फिर रास्ते में कभी कभार मुलाकात होती, बस। ऐसे ही 3 हफ्ते बीत गए। प्रियतोष बाबू के प्रति मन लगभग उदासीन हो चुका था कि तभी उनके बारे में कुछ बातें कानों में पड़ीं। ऐसी खबरें पहले औरतों के कानों तक पहुंचती हैं। मेरी पत्नी ने बताया कि प्रियतोष बाबू ठीक आदमी नहीं है। रात 10 बजे के बाद उनके घर से औरत की आवाजें सुनाई देती हैं। मोहल्ले के कुछ लोगों ने सुना है। ये बात असंभव नहीं थी। मन में खटका लग गया। जितना प्रियतोष बाबू को देखा था, वो मुझे लंपट या बदचलन नहीं लगे थे। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिन्हें जिंदगी भर से देख रहा हूं, उन्हें ही नहीं पहचान पाया, तो प्रियतोष बाबू को एक नजर में समझ लूं, इतना घमंड मुझ में नहीं। वैसे भी सच हो या झूठ, इस मामले में कुछ करने को था नहीं। करने को बस बैठक में बैठकर चटखारे लेते हुए गपशप कर सकता था। कम से कम तब तो यही लगा था। कल सुबह मोहल्ले के लड़कों का सरगना भूतो मुझसे मिलने आया। भूतो तेज तर्रार लड़का है। मन में कोई चालबाजी नहीं, मिजाज सख्त। आते ही उसने प्रियतोष बाबू का जिक्र छेड़ा। सुना होगा ना? देखा कि भूतो का मन अभी हमारी तरह उदासीन गपशप तक नहीं पहुंचा था। हिचकते हुए बोला, हाँ, कुछ कुछ सुना है। भूतो ने टेबल पर मुक्का मारकर कहा, ऐसे आदमी को मोहल्ले में नहीं रखा जा सकता। लड़के कह रहे हैं एक दिन पकड़कर 2 घूंसे मार दें तो भाग जाएगा। भूतो और उसका गैंग उम्र में हमसे काफी छोटे हैं, लेकिन मन ही मन उनकी ताकत का सम्मान करता हूं। फिर भी हल्की आपत्ति जताई। सिर्फ अफवाहों के आधार पर इतना करना ठीक होगा? पहले ये पक्का कर लें कि बात सच है या नहीं, फिर जो करना हो करें। भूतो बोला, ठीक है, आप ही पता लगाइए। फिर भूतो से सलाह करके तय हुआ कि रात को प्रियतोष बाबू के घर जाकर कान लगाएंगे। ये काम मुझे बिल्कुल रुचिकर नहीं लगा, लेकिन किसी को पीटने से पहले उसके गुनाह की तस्दीक करना जरूरी था। रात 10:30 बजे खाना खाकर रबर सोल जूते पहनकर निकला। पत्नी से कहा, शायद देर हो जाए, सोना मत, दिल्ली से फिल्मी गाने आ रहे हैं, रेडियो पर सुनना। प्रियतोष बाबू के फाटक पर भूतो से मुलाकात हुई। भूतो इतना जिद्दी है कि ऐसे जूते पहनकर आया जिनकी आवाज़ 1.5 मील दूर से सुनाई दे। मैंने कहा, इन जूतों के साथ तुम अंदर नहीं जा सकते, शिकार डर जाएगा। वो बोला, ठीक है, मैं बाहर पहरे पर रहता हूँ। सड़क तब तक सुनसान हो चुकी थी। प्रियतोष बाबू का घर अंधेरे में डूबा था। फाटक पार कर पैरों के पंजों पर चलता हुआ आगे बढ़ा। घर के ठीक सामने पहुंचकर मुख्य दरवाजे के ऊपर शीशे की खिड़की से हल्की रोशनी दिखी। घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे, लेकिन अंदर से एक हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दबी आवाज में बात कर रहा हो। मेरे सीने में एक बार धक धक हुई, क्योंकि किसी के घर में चोर की तरह कान लगाने की आदत मुझे कभी नहीं रही। अगर पकड़ा गया तो क्या कहूँगा, इसका एक ड्राफ्ट दिमाग में तैयार कर रखा था, लेकिन नसों का कांपना नहीं थमा। खैर, अप्रिय कर्तव्य जब करना ही है तो हिचकने से क्या फायदा।
घर के सामने एक छोटी खुली बरामदा थी, उसके बाद बैठक खाना। जितना हो सका बिना आवाज किए बंद दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। हल्की हवा चल रही थी, फाल्गुन की रात की हवा, ठंडी और नर्म। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं। लगा कि ऐसी रात में किसी प्रेमी के घर जासूसी करना गुनाह है, भले ही वो अवैध प्रेम क्यों ना हो। लेकिन वो जाने दो, ये मन की क्षणिक कमजोरी थी। घर के अंदर दो लोग बात कर रहे थे, साफ साफ बातें हो रही थीं। एक आवाज को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई, प्रियतोष बाबू की ही थी। दूसरी आवाज, हाँ, औरत की ही थी। मिठास भरी आवाज, लेकिन कुछ अस्वाभाविक सी, जैसे सितार की तार में धातु की झंकार हो। कान लगाकर सुनने लगा। आवाज साफ थी, लेकिन शब्द ठीक से पकड़ में नहीं आ रहे थे। एक बार लगा कि प्रियतोष बाबू कविता पढ़ रहे हैं। तुमने सारा स्नेह सह लिया सखी। फिर कुछ देर बातें धुंधली हो गईं। दरवाजे के और करीब जाकर सुनने की कोशिश की। बातों का लहजा बदल गया था। मान मुनव्वल का दौर चल रहा था। लगा जैसे वो औरत कह रही हो, जाओ, तुमसे बात नहीं करूंगी, अब नहीं आऊंगी। मेरे मन में सिर्फ हैरानी ही नहीं, डर भी जमा हो रहा था, क्योंकि वो औरत की आवाज सिर्फ बंगाली औरत की नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी सुसंस्कृत बंगाली महिला की थी। मन में पसीना छूट रहा था। ये कौन हो सकती है? अचानक घर के अंदर सारी आवाजें बंद हो गईं। करीब 10 सेकंड तक कोई शब्द नहीं। फिर एक मधुर व्यंग्य भरी हंसी गूंज उठी। हंसी थमी तो साफ औरत की आवाज सुनाई दी। एक सज्जन दरवाजे पर खड़े आड़ पे हैं, जाओ, उन्हें प्यार से अंदर बुलाकर बिठाओ। मैं चौंक पड़ा। भागूं या नहीं, सोच ही रहा था कि प्रियतोष बाबू ने दरवाजा खोल दिया। अंदर रोशनी थी। एक हल्की नीली बल्ब जल रही थी। उनके चेहरे पर नाराजगी और खींच थी, लेकिन अवैध प्रेम में पकड़े जाने की शर्मिंदगी का नामो निशान नहीं। वो बोले, आइए। मैं लगभग सुन्न सा अंदर चला गया, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। वो औरत की आवाज वाली कहाँ गायब हो गई। बस एक तरफ रेडियो सेट से रोशनी निकल रही थी, जैसे प्रियतोष बाबू अभी तक रेडियो सुन रहे हों और उसे बंद किए बिना दरवाजा खोलने आए हों। अगर वो मेरे साथ सख्ती करते तो शायद मुझे कुछ हिम्मत मिलती, लेकिन इतने शालीनता से मुझे रेडियो के पास ले जाकर बिठाया कि मेरे मुंह से बोल नहीं फूटे। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और धीरे से पूछा, कोई जरूरत थी क्या? जवाब देने से पहले ही वो व्यंग्य भरी हंसी मेरे कानों में फिर गूंजी। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। देखा, आवाज रेडियो से आ रही थी। फिर वो तीखी, ताने भरी आवाज, जरूरत थी ही। तुम किससे बात कर रहे थे? ये चुरा कर सुनने आए हैं। डर के मारे रेडियो से दूर हट गया। सिर के बाल शायद खड़े हो गए थे। शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। घबराहट में पूछा, ये क्या है? कौन बोल रहा है प्रियतोष बाबू? उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोले, मेरी पत्नी, आपकी पत्नी। लेकिन रेडियो से गहरी सख्त आवाज निकली, लेकिन वो मर चुकी है, यही ना?
इससे आपको क्या? आप मेरे पति को परेशान करने क्यों आए? घर जाइए। आप कैसे सज्जन हैं? मेरे पति के चरित्र पर नजर रखने का आपको क्या हक? वो आपके मोहल्ले में आए हैं तो आपका मोहल्ला पवित्र हो गया, ऐसा समझते हैं क्या? फिर अचानक वो तल्ख आवाज चिंता में पिघल गई। जाओ, अब सो जाओ, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। रात बहुत हो गई। प्रियतोष बाबू उठ खड़े हुए। मेरा दिमाग गड्डमड्ड हो गया था। गंवारों की तरह बोला, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। रेडियो के अंदर से? थके स्वर में प्रियतोष बाबू बोले, रेडियो में मेरी पत्नी रोज इस वक्त मुझसे बात करती है। उनके मरने के बाद से ऐसा हो रहा है। मेरी जिंदगी का यही एक सहारा है। वो ही घर चलाती हैं, सब कुछ करती हैं। मैं बस उनकी बात मानता हूं। हैरानी के धुंध में मेरा मन अभी भी अधमरा था। बोला, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? रेडियो से बेसब्र जवाब आया, आप वो नहीं समझेंगे, समझने की कोशिश भी मत करिए। उससे बेहतर है घर जाइए। आपकी पत्नी को सीने की बीमारी है ना? अच्छा चाहते हैं तो जल्दी जाइए, वरना शायद उन्हें फिर ना देख पाएं। आखिरी शब्द भयानक गंभीर हो गए। जैसे कोई डंडे से पीटा कुत्ता भागता है, वैसे ही मैं प्रियतोष बाबू के घर से निकलकर अपने घर की ओर दौड़ा। रास्ते में भूतो शायद साथ था, लेकिन वो होश की बात नहीं थी, बस एक धुंधली सी अनुभूति। घर पहुंचा तो देखा बैठक में रेडियो खुला पड़ा है, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आ रही और फर्श पर चटाई बिछाकर मेरी पत्नी पड़ी है। उसकी आंखें बंद, एक हाथ इतने अस्वाभाविक ढंग से फैला हुआ कि लगता है मन की हालत समझ ही सकते हो। लगभग उसकी गर्दन पर गिर पड़ा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, अरे आ गए, मुझे थोड़ा झपकी लग गई थी। रेडियो से एक तरल मजाक भरी हंसी निकली, जैसे सितार की धातु झंझना उठी हो। फिर वही आवाज, कैसा सबक सिखाया, अब जाएंगे दूसरों के घर में नजर डालने। पति पत्नी की बात चुराकर सुनने गए थे तो थोड़ा डराया, फिर कभी ऐसा मत करना। कैसा लगा आज का एपिसोड? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुभ रात्रि।